घमंडी नंद चली ससुराल। आपने कभी ना कभी तो सुना या देखा होगा कि घमंडी लोगों का अक्सर एक दिन घमंड जरूर टूटता है। ऐसे ही कुछ शायद आरोही के साथ होगा, क्योंकि अक्सर वो अपने घमंड में चूर रहती थी। माँ गायत्री ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला जो था। ऐसे ही एक सुबह उसकी बड़ी भाभी अक्षरा उसे उठाने आती है। अरे आरोही दीदी उठ जाइए, आज आपको कॉलेज में फेयरवेल पार्टी के लिए जाना है। अरे मुझे और नींद आ रही है, मेरी बेटी कहाँ है? वो तो मैं लाना ही भूल गई दीदी, 9 बज गए हैं, अब तो उठ जाइए। तभी आरोही गुस्से में उठ जाती है। व्हाट? यहाँ 9 बज रहे हैं और आप मुझे अब उठा रही हैं? आपको तमीज वगैरह नहीं है क्या? आज मेरा फेयरवेल है, मुझे रेडी होने में कितना टाइम लगेगा? और जब पता है कि मेरी आंखें बेटी से ही खुलती हैं, फिर खाली हाथ लटकाते हुए आना जरूरी है? आवाज सुन उसकी माँ गायत्री और छोटी बहू दिव्या आ जाती है। अरे क्या हो गया अक्षरा, अब तूने क्या गड़बड़ कर दी? मेरी बेटी का एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है ना, जरूर बेटी नहीं लाई होगी। वही तो मम्मा, देखना मुझे फेयरवेल के लिए भी लेट कर रही हैं। सॉरी दीदी, माँ जी मैं बस ला ही रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, मैं लाती हूँ। भाभी आप क्यों बीच में बोल रही हैं? जब माँ बड़ी भाभी से बात कर रही हैं, इतना ही है तो मेरी रेडी होने के बाद हाथों में नेल पेंट लगा देना। ठीक है दीदी। सुबह सुबह गायत्री अपनी बड़ी बहू को डांट देती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल हमेशा से आरोही जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी, जिससे गायत्री अपनी दोनों बहू को और डांटे। कुछ देर बाद आरोही तैयार हो जाती है। एक बहू उसके नेल पेंट लगाती है, दूसरी बहू उसका हेयर स्टाइल बनाती है। बस अब मैं रेडी होने ही वाली हूँ। अगर अब आपने कोई हरकत करी तो मैं माँ से आप दोनों की शिकायत करने में देर नहीं लगाऊंगी, पता तो है ही। दीदी आप चिंता मत कीजिए। दीदी मेरे पास एक ब्रेसलेट है, मैं आपको दूं? आपका हाथ बहुत सूना है। ओहो, हाथों में हर चीज पहनकर भर नहीं लेते हैं हाथ को, मेरा हाथ ऐसे ही ठीक है। आप मुझे अपनी जैसी गवार हरकतें मत बताओ, इसे फैशन कहते हैं। आपको क्या ही पता होगा फैशन क्या होता है। इतना कहते ही आरोही अपनी दोनों भाभी को सुनाकर चली जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट में वह कैरेमल पुडिंग मांगती है। अरे आप दोनों से कहा था कि मेरे लिए कैरेमल पुडिंग बना दो, कहाँ है? वो दीदी मैं तो बनाना भूल गई, पर मुझे भी याद नहीं था। कोई बात नहीं दीदी, मैं शाम को बना दूंगी, आप जब तक ये आलू के पराठे खा लीजिए। अक्षरा के आलू के पराठे सरकाने पर आरोही गुस्से में जमीन पर प्लेट फेंक देती है। What the hell is this आलू का पराठा? मेरा तो वही खाने का मन था ना। आप दोनों कामचोर भाभियों से एक चीज नहीं होती। अगर 2-2 4-4 नंद होती तो क्या होता आप लोगों का? मेरी तो इतनी डिमांड भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती आप। माँ देख रही है ना आप अपनी दोनों बहुओं को? अरे इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर दिया है, ये मेरा भी काम नहीं करती, भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं। सर पर किसी ने चोट मार दी क्या, जो गजनी बन गई हो तुम दोनों? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों बहू घर की सफाई कर रही थी। आरोही जानबूझकर मूंगफली खाते हुए कुछ छिलके जमीन पर फिर से डाल देती है, जिससे अक्षरा को दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। अरे इन्होंने तो बड़े आराम से साफ कर दिया, अभी बताती हूँ। आरोही रसोई में से खाना ले रही थी कि जानबूझकर प्लेट जमीन पर छोड़ देती है, जिससे सब्जी चावल पर बिखर जाती है और दिव्या आती है। बाप रे बाप दीदी, मैंने अभी झाड़ू पोछा किया था, ये गंदा कैसे हो गया? आरोही दीदी आपसे खाना गिर गया था क्या? आप आराम से लेते ना, अभी यहाँ से सफाई करके गई थी। तो मैं क्या करूं? तुम दोबारा सफाई कर लो। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? मुझसे सफाई करवाओगी? ज्यादा बकवास की ना तो माँ से शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद साफ कर लूंगी, आप माँ से कुछ मत कहिए। दिव्या खुद सफाई करती है। एक बार अक्षरा से आरोही के कपड़े पर टक्कर लगने से जूस गिर जाता है, जिससे गुस्से में आकर वह अक्षरा का हाथ मोड़ देती है। दीदी छोड़िए मुझे, गलती से हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा। इस बात से मैं पक चुकी हूँ कि मैं अब नहीं करूंगी, लेकिन आपका ड्रामा यही लगा रहता है। कुछ काम आता भी है या यूं ही ससुराल से उठकर आ गई? माफ कर दीजिए दी, मैं आपकी ड्रेस साफ कर दूंगी।
अरे आरोही, आरोही बेटी, कहाँ है तू? तेरे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा अमीर घर का। सच माँ? फोटो दिखाइए। आरोही को आनंद नाम का लड़का पसंद आ जाता है। अगले महीने ही उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है। दिन गुजरते हैं, आरोही को नई जगह काम करने में परेशानी होती है, लेकिन वह करती है। उसकी नंद आरजू उससे डबल घमंडी थी। आरजू उसे कोई भी काम करने को कहती थी तो उसमें जानबूझकर कमी निकालती थी। विश्वास नहीं होता तो आप खुद देखिए। क्या है, मैंने कहा था आज नाश्ते में मुझे पास्ता खाना है, आपने वो नहीं बनाया। हाथ टूट गए या पाँव में मेहंदी लगी है। सॉरी दीदी, मैं अभी बना दूंगी, मुझे लगा आप वेट कर लोगी, उनका लंच भी बनाना था। अच्छा, लंच बनाना है तो वो तेरी हेडिक है। मेरे बेटे के लिए बनाया है ना, मेरी बेटी का कुछ खाने का मन है वो नहीं बनाएगी। तू मान सम्मान करना नहीं आता क्या नंद का? सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद वो सास की चाय लेकर कमरे में जा रही थी कि आरजू से टकरा जाती है और आरजू आरोही पर चिल्ला पड़ती है। यू इडियट, अकल वकल नहीं है क्या? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। कभी देखी भी है ऐसी ड्रेस? एक काम ठीक से नहीं होता, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? नहीं दीदी, वो मैं ड्रेस साफ कर देती हूँ। तुम्हारी हैसियत नहीं है इस ड्रेस को टच करने की। मैं अभी बाहर से ड्राई क्लीन करवा लूंगी, कवाड़ कहीं की। अब दफा हो जाओ यहाँ से। आरजू की बात सुन आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी भाभी के साथ की गई सारी हरकतें याद आने लगती हैं। मेरी तो इतनी गलती भी नहीं है जितना मुझे छोटी छोटी बात के लिए यहाँ सुनाया जा रहा है। अब मुझे समझ आया मैं अपनी दोनों भाभी के साथ कैसा बर्ताव करती थी। मुझे अपनी दोनों भाभी से माफी मांगनी होगी, मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। अगले दिन आरोही घर के काम करती है। कभी सास तो कभी नंद चिल्ला दिया करती थी। उसे अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती थी थोड़े दिन के लिए। तू घर चली गई तो यहाँ काम कौन देखेगा? मेरे पड़ोसी? कहीं नहीं जाना। सास की ना सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगता है। 2 दिन बाद दोनों भाभी हाथों में ढेर सारे तोहफे लिए आती हैं। आंटी जी, दीदी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बस बढ़िया हैं। आपका कैसे आना हुआ? वो हम दीदी को लेने आए थे। होली आने वाली है ना, तो पहला त्योहार लड़की अपने पीहर में बनाती है, इसीलिए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आप ले जाइए। ए बहू, तेरी दोनों भाभी आई हैं, जरा देख तो। सास की आवाज सुन और अपनी दोनों भाभी को देखकर आरोही को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह गले लगकर रोने लगती है। भाभी, भाभी आप आ गई। दीदी, आप इस तरह से देखकर क्यों रो गई? आराम से बैठकर बात करते हैं। फिर दोनों भाभी उसके कमरे में चली जाती हैं। भाभी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ कितना गलत किया। मैं इतनी घमंडी हो गई थी कि हमेशा मेरे मुंह से आपके लिए बुरा निकलता था। बहुत काम थोपती थी, माँ से डांट भी खिलवाती थी। आप पर क्या गुजरी ये सब मुझे अब समझ आ रहा है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अक्षरा भाभी, दिव्या भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके पास आना चाह रही थी, अच्छा हुआ आप आ गए। ना ना ना, ऐसे रोते नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत है। हाँ, और पूरा यकीन है कि आप अच्छे से ससुराल वालों को खुश रखेंगे, और रखती भी हैं। हाँ भाभी। भाभी, माँ ने आपको बैकपैक करने के लिए कहा है, आप जा रही हो ना अपने घर? मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। आरजू आरोही के गले लगकर माफी मांगती है। इस तरह सब ठीक हो जाता है और आरोही खुशी खुशी अपने मायके जाकर भाभियों के साथ प्यार के लम्हे बिताती है। कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। ठंड में कामचोर जेठानी। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूरा मदनपुर गांव ठंड के कहर से काफी परेशान था। उसी गांव में निर्मला अपने बड़े से घर में कमरे में थी। चादर ओढ़े ठंड में कांपते हुए अपने कमरे से वो बाहर आती है। बाप रे, इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। तभी निर्मला की 2 बहुएं कोमल, मनीषा अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं। ये ठंड। मनीषा बहू, जा तुरंत मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ। मनीषा रसोई में चली जाती है और कोमल निर्मला के पास ही सोफे पर बैठ जाती है। तभी निर्मला के दोनों बेटे अजीत और कुमार वहां आते हैं।
कोमल बहू, देख घर के फर्श कितनी गंदी हो चुके हैं, चल तुरंत ठंडे पानी से घर में पोंछा लगा दे। अरे बाप रे, इतनी ठंड में ठंडे पानी से पोंछा लगाने से तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी, कुछ तो चक्कर चला नहीं होगा। कोमल मनीषा इन दोनों की शादी 3 दिन पहले ही अजीत और कुमार से हुई थी। कोमल बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी और मनीषा बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। निर्मला अपनी बड़ी बहू कोमल को ही ज्यादा मान देती है क्योंकि वो अमीर परिवार से है, इसीलिए अब कोमल 1 नंबर की कामचोर थी। उसे घरेलू काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी मनीषा रसोई से चाय लेकर बाहर आती है और थोड़े समय बाद अजीत और कुमार अपने अपने काम पर चले जाते हैं। निर्मला अपने इस बड़े से परिवार के साथ मदनपुर गांव में अपने बड़े से घर में रहती है। उसके दोनों बेटे उसी गांव में एक कारखाने में काम करते हैं। मनीषा बहू, कोमल बहू घर में पोंछा लगा रही है, तो तू जाकर रसोई की सफाई कर दे। मनीषा, तुम घर में पोंछा लगा लो ना। माँ जी, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरे पैरों में रात से बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। अच्छा, तो बहू तुझे दवाई लेनी थी ना। थोड़ा आराम करूंगी ना माँ जी तो ठीक हो जाऊंगी। बहू तू जा और कमरे में जाकर आराम कर, घर में पोंछा मनीषा बहू लगा लेगी। वाह, क्या एक्टिंग की तूने कोमल, वाह वाह, छोटे पैर दर्द का बहाना बताकर तुझे काम से बचने का मौका मिल गया। कोमल ने झूठ कहा था, उसके पैर में कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो काम से बचने के लिए बहाना बना रही थी। तभी वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। मनीषा बहू, चल तू घर में पोंछा लगा दे। मनीषा इतनी ठंड में ठंडे पानी से कांपते हुए घर में अपने हाथों से पोंछा लगाने लगती है। थोड़े समय बाद तभी निर्मला मनीषा को दोपहर के खाने की व्यवस्था करने रसोई में भेज देती है। दोपहर का समय। मनीषा बहू, कोमल बहू को कमरे से बुलाकर ला, बेचारे के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद मैं उसे दवाई दे देती हूँ। अरे माँ, मैंने ऐसा झूठा पैरों दर्द का बहाना बनाया ना कि किसी को मुझ पर शक ही नहीं हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे इतनी ठंड में कौन घर में पानी से पोंछा लगाएगा। अब आप तो जानती हो ना कि मुझे सारा दिन आराम करना ही पसंद है। तभी ये सारी बातें बाहर खड़ी मनीषा सुन लेती है। अच्छा, तो काम से बचने के लिए जिठानी जी पैर दर्द का बहाना बना रही थी। तभी मनीषा कोमल को लेकर नीचे आती है। थोड़े समय बाद, कोमल बहू, तेरे पैरों का दर्द कैसा है अभी। माँ जी, दर्द अभी भी है। जिठानी जी, मेरे पास ना बहुत ही अच्छी दवाई है, उसे लेते ही आपके पैरों का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। रुकिए, मैं अभी लाती हूँ वो दवाई। अरे नहीं मनीषा, मेरी बात। मनीषा अपने कमरे से पेट खराब करने वाली दवाई लेकर बाहर आती है और कोमल को वो दे देती है। अरे मनीषा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये दवाई रहने दे। नहीं कोमल बहू, तू ले ले दवाई, तुझे अच्छा लगेगा। पर माँ जी। पर कुछ नहीं, चलिए मुंह खोलिए और दवाई लीजिए। मनीषा जबरदस्ती कोमल को पेट खराब करने वाली दवाई खिला देती है। अरे नहीं हो रहा है मेरे पैर में दर्द, ये मनीषा ने क्यों मुझे दवाई खिला दी। बड़ा शौक है ना आपको काम से बचने का जिठानी जी, आप देखिए कैसे आपके पेट का सारा सामान बाहर निकल आता है। मनीषा घर के काम में लग जाती है। शाम का समय। इधर कोमल का पेट इतना खराब हो जाता है कि वो लगातार वॉशरूम जा जाकर परेशान हो चुकी थी, पर उसके दस्त हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाप रे, ये मनीषा की बच्ची ने कौन सी दवाई दी थी मुझे। मेरा पेट। कोमल फिर से वॉशरूम में चली जाती है। रात का समय। मनीषा रसोई से बाहर आती है। ओह बाप रे, इस ठंड में घर के काम करना कितना कठिन होता है। ओह, आज तो हालत ही खराब हो गई मेरी। अगले दिन सवेरे मनीषा कोमल रसोई में चाय बना रहे थे, तभी निर्मला वहां आती है। कोमल बहू, जाकर सारे गंदे कपड़े धो ले, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं। अरे बाप रे, इतनी ठंड में कपड़े कैसे धोए जाएंगे मुझसे। एक काम करती हूँ, ये काम मनीषा को करने को कह देती हूँ। मनीषा, देखना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे बहुत हरारत आ रही है, आज के दिन तू कपड़े धो देना। ठीक है जेठानी जी। मनीषा गंदे कपड़े धोने बाथरूम में चली जाती है। इसी तरह कोमल रोज रोज काम से बचने के लिए बीमारी के बहाने लगाने लगी और काम से बचने लगी, जिसके चलते सारा काम मनीषा को ही करना पड़ता था। अब निर्मला अपनी बड़ी बहू के हर झूठे बहाने को सच मानती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। ठंड का ही मौसम था। तभी एक दिन निर्मला मनीषा और कोमल को कहती है, बहुओं, गांव से मेरी काकी जी आ रही है, तो तुम दोनों फटाफट घर की सफाई और सारे काम करके रख दो। पूरा घर एकदम आईने की तरह चमकना चाहिए। जी माँ जी। जेठानी जी, हम पहले घर की सफाई कर लेते हैं।
मनीषा, ठंड कितनी ज्यादा है। इस ठंड में शरीर पूरा कट चुका है। हम घर की सफाई रहने देते हैं और माँ जी से कह देंगे कि हमने सफाई कर दी है। नहीं जेठानी जी, माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। देख, मुझसे तो नहीं होगा ये काम। मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तुझे करना है तो काम तू कर ले। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है। ये जेठानी जी ना हद है, एक नंबर की कामचोर हैं। बस काम से बचने के बहाने चाहिए इन्हें। अब मनीषा अकेली ही घर के सारे काम करने लगती है। दोपहर का समय, निर्मला अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर मनीषा घर के फर्श साफ कर रही थी। मनीषा बहू, तू अकेली क्यों सब काम कर रही है घर के? कोमल बहू कहाँ है? माँ जी, वो जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो कमरे में आराम करने चली गई। आजकल कोमल बहू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी है। कभी देखो उसके सर में दर्द होता है, तो कभी उसका बदन दर्द करता है, तो कभी कुछ और। तभी निर्मला कोमल के कमरे के बाहर आती है तो अंदर कोमल अपनी माँ से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या माँ, भी अब मेरी सास बुढ़ी खड़ूस नहीं है, वो तो एक नंबर की बेवकूफ है और उसे सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं ही बनाती हूँ। ये सुनकर बाहर खड़ी निर्मला के होश उड़ जाते हैं। हाँ माँ, अब मेरी भोली वाली देवरानी को ही ले लीजिए। वो ना इतनी भोली है कि जब भी माँ जी मुझे कुछ काम को कहती है तो मैं कोई भी बीमारी का बहाना बताकर उस काम को मनीषा के ऊपर सौंप देती हूँ और फिर अपने कमरे में आकर आराम करती हूँ। अब देवरानी तो देवरानी, मेरी सास भी मेरी झूठी बातों में आ जाती है और वो बेवकूफ मुझे हर बार आराम करने भेज देती है और सारा काम बेचारी देवरानी जी को ही करना पड़ता है। हाँ माँ, सही कहा आपने। मेरी सास ना एक नंबर की पागल है। उसे पागल बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। हाँ माँ, मेरी सास। माँ जी, ऐसे कैसे माँ? ये सुनकर कोमल की माँ अंजलि कहती है, क्या हुआ बिटिया? माँ जी, आप कब आई? मैं ऐसे तो बुढ़ी खुसट पागल, इतने समय से तू मुझे बेवकूफ बनाकर उस बेचारी मनीषा बहू को पागल बनाकर उससे घर के सारे काम करवा रही थी। तू इतनी कामचोर निकलेगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चल, अब तुझे मजा चखाती हूँ। निर्मला कोमल को घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। निर्मला कोमल को घसीटते हुए सबके पास लेकर आती है और सबको कोमल की करतूतों के बारे में बताती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कोमल बहू, तो इतने दिनों से हमारे साथ खेल खेल रही थी ना। अब तेरी सजा ये है कि पिछले 6 महीने तक घर के सारे काम तू अकेली ही करेगी। और मनीषा बहू, तू 6 महीने तक अपने मायके जाकर रहे और आराम कर। फिर 6 महीने के बाद 1 हफ्ते तक मनीषा बहू इस घर में अकेली काम करेगी और कोमल बहू आराम करेगी। फिर आने वाले 1 हफ्ते तक कोमल बहू अकेली घर के काम करेगी और मनीषा बहू आराम करेगी। अब यही हमारे घर का रूल रहेगा। दोनों बहुएं बराबर काम भी करेंगी और दोनों को आराम करने का मौका भी मिलता रहेगा। ये सुनकर कोमल दंग रह जाती है। उसके बाद निर्मला मनीषा को 6 महीने के लिए उसके मायके भेज देती है और कोमल से रात दिन अपने घर के काम करवाने लगती है। 6 महीने बाद फिर मनीषा अपनी ससुराल आती है और 8-8 दिन दोनों बहुएं बराबर घर के काम करने लगी। इसी तरह कोमल को उसके किए की सजा मिल गई और उसने हमेशा के लिए काम चोरी करना छोड़ दिया।